राहुल करात साहब, अनुराग ठाकुर साहब, याक्षी साहब, यहाँ पर जो महाराष्ट्र से एमएलए हैं और यहाँ पर बैठे जो मेरे मित्र हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पर अपने विचार रखने का। और जो सब्जेक्ट है वो ये है कि छात्र और राजनीति। मेरा मानना ये है कि छात्र या हमारा युवा भारत जो है, ये हमारी राष्ट्र की एक अनमोल शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस जो राष्ट्र युवा शक्ति है, उसकी ऊर्जा का हम सही इस्तेमाल और सही जगह उसका ठोस इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि आज भारत के सामने चारों ओर से चुनौतियां मुंह खड़ी हैं। मुझे राहुल जी ने कहा कि 2 मिनट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस समय मैं अपनी बातें समाप्त करूं। आज हर क्षेत्र में हमें सुधार की जरूरत है। हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने की बात हो रही है कि युवा राजनीति के साथ आए। लेकिन दिनकर जी ने कहा है कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी बड़ा महत्व होता है। यानी आप राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ें तो अपने आप धारा निकलती जाएगी और जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं उनको बदलने का अगर हम संकल्प लें तो वो दिन दूर नहीं जब हम विकसित राष्ट्र की जो हमारी परिकल्पना है वो हम पालेंगे। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, कौन सी दिशा हमें चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें हमारे साथ हमेशा कंफ्यूजन रहा है और पिछले 7-8 साल में पत्रकारिता के समय और 6 साल संसद में रह के लोकसभा टेलीविजन में काम करके मैं इस धारणा को भली भांति इससे परिचित हो चुका हूं। मित्रों, राजनीति में आने का अवसर इसलिए चाहिए क्योंकि कानून बनाने की ताकत संसद के पास है, कानून बनाने की ताकत हमारी विधानसभाओं के पास है, प्रोग्राम पॉलिसी सरकार बनाती है। लेकिन आज ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कुपोषण हमारे देश के लिए राष्ट्रीय शर्म है। इस राष्ट्रीय शर्म का निवारण क्या है वो भी तो आप ही को ढूंढना होगा। अटल जी ने कहा था कि कौन कौरव कौन पांडव, टूटा सवाल है क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है, रंक को तो रोना है। तो ये चुनौतियां हमारे सामने, मैं आपको बताऊं मित्रों, हमारे सामने चुनौतियां क्या है। हमारे सामने उच्च शिक्षा की चुनौती क्या है। 100 में से केवल 12 बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। आप खुशनसीब हैं, आपको यह मौका मिला। हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में क्या चुनौतियां हैं। अर्बन सेक्टर में जहां 1722 में 1 डॉक्टर है, वहीं ग्रामीण भारत में 34,000 लोगों में 1 डॉक्टर है। यह स्थिति हमारे ग्रामीण भारत की। 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। लोग तारीख पे तारीख से परेशान हो चुके हैं। और मैं आपको आगे बताता हूं आज इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हमारे देश में क्या है। हमारे पास सड़कों का अभाव है, हमारे पास पोर्ट्स का अभाव है और हमारी बिजली की व्यवस्था तो बिल्कुल तौर पे चरमराई है। तो एक अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जहां हमें ऊर्जा की जरूरत है तो ऊर्जा आएगी कहां से। सवाल होता है युवाओं का, हमें कैसी सोच चाहिए, हमें कैसा मार्गदर्शन चाहिए। मुझे लगता है ये मार्गदर्शन ये भारतीय छात्र संसद दे रही है। ये शुरुआत हो चुकी है और ये जो कारण है करात साहब, ये अतुलनीय है, ये ऐतिहासिक है। ये बिल्ले ही कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन और भी मैं आपके सामने मसले रखना चाहूंगा, बस 2 मिनट में और लूंगा। मुझे मालूम है, लेकिन चुनौतियां मैं जानना चाहता हूं, चुनौतियां क्या। ये मंच है तो आप युवा जनता को ये चुनौतियां मालूम होनी चाहिए कि मुझे कल कैसा भारत मिलेगा और मेरे सामने कौन सी वो चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं राजनीति में प्रवेश की। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के प्रधानमंत्री को 16 सितंबर 2006 को एक खत लिखा। उस खत में क्या लिखा, देखिए यह दुर्भाग्य है इस राजनीति के लिए कि अगर आप जनप्रतिनिधि कानून रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अगर आप संशोधन नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी संसद और विधानसभाओं में दिखेंगे। और मित्रों, ये मुमकिन है क्योंकि हमारे कानून में इसका प्रावधान है ही नहीं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे दूर रखा जाए। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का सवाल मैं उठाता हूं, कितनी समितियां बनी। 1975 में तारकुंडे समिति, NN बोहरा कमेटी, गोस्वामी कमेटी, उसके बाद गुप्ता कमेटी, उसके बाद लॉ कमीशन, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद चुनाव आयुक्त के संशोधन। लेकिन उस कानून में संशोधन की किसी ने गुजारिश नहीं की। तो आपको आके इस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट को बदलना है ताकि अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग, अच्छे युवा नेता वो सामने आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना सिर्फ राजनीति,
बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सैम पित्रोदा साहब ने कल एक बड़ी सही बात कही थी कि हमारे देश में चुनौतियां भी हैं, उनके समाधान भी हैं, लेकिन उस समाधान को कैसे समापन किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। वो राजनीतिक प्रतिबद्धता जब तक नहीं होगी, इन चुनौतियां हमारे सामने हमेशा रहेंगी। मित्रों, हम कहते हैं हम चीन से क्यों आगे निकल जाएंगे? चीन एक सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं धकेल रहा है पीछे, क्योंकि हमारे पास एक युवा भारत है और हम चीन को भी पछाड़ देंगे, इसलिए कि युवा शक्ति हमारे साथ होगी। और मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण, बहुत ही 1 मिनट में संक्षेप में बताऊंगा। एजुकेशन, कल बहुत बातें हुई एजुकेशन, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश के लिए सबसे जरूरी, कराज साहब अगली बार अगर आप कोई संसद रखें, उसमें बात करें कि भारतीय किसान के सामने क्या चुनौतियां हैं। जब तक किसान इस देश की खेती का भला नहीं होगा, तब तक आप कितना एजुकेशन, कितना हेल्थ रिफॉर्म, कितना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, कितना एजुकेशनल रिफॉर्म, कितना इलेक्शन रिफॉर्म कर डालें, कुछ नहीं होने वाला। जब लोगों को पेट में भोजन नहीं मिलेगा, कुपोषण की बात होती है, जब तक हमारे पेट में भोजन, भूखे भजन ना होए गोपाला, क्या करेंगे एजुकेशन से, हेल्थ से? पहले आप फॉरमोस्ट फूड सिक्योरिटी अपनी देश की जिंदा रखिए। मित्रों, 41% किसान, सरकार का ये सर्वे कहता है 41% किसान किसानी छोड़ना चाहता है, विकल्प की तलाश में है। 81 लाख किसान फार्मिंग को अलविदा कह चुके हैं, क्योंकि कहते हैं प्रॉफिटेबल मुद्दा नहीं है, ये अच्छा बिजनेस नहीं है। ये चुनौती हमारे सामने, अगर किसान नहीं होगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारे अनाज का क्या होगा जो हमें अपने भरण पोषण के लिए चाहिए। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि सब चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं, कृषि नहीं। लेकिन किसी का हाल क्या है? 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मैं आज यहां एक पत्रकार के नाते नहीं, एक विद्यार्थी होने के नाते सवाल उठाना चाहता हूं। हमारे जनप्रतिनिधि जवाब दें इसका। कुपोषण का अगर ये आंकड़े आए हैं, आप प्राथमिकता में रखिए कि एक एक बच्चे को हम वो सुविधाएं देंगे कि कुपोषण का भारत में नामो निशान नहीं रहेगा। और ये बाकी देशों ने करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, बाकी देशों ने करके दिखाया है, तो हम कर सकते हैं। मित्रों, फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। भरी दोपहरी में अधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे न मंजिल, ये हमारा पड़ाव है। हम पड़ाव को समझे न मंजिल, वर्तमान के मोहजाल पर आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से जला जलाएं। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विश्वनाथ कराड और तमाम विशिष्ट अतिथि रमेश फटचिका।